हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अरविंद पांडे क्लासेस। मैं अरविंद पांडे सर आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़े थे, परंतु आज काइंड्स ऑफ क्लॉजेस में सेकंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन क्लॉजेस का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेजेस एंड क्लॉजेज लिखा हुआ है और ये क्लॉज एंड इट्स काइंड्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो क्लॉज था वो हम लेक्चर नंबर 6 यानी लेसन नंबर 6 में जो इसके पहले आया था उसको मैंने डिटेल में बताया था। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस वीडियो को देखें। आज जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉज, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रिकैप करते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक डायग्राम है यहाँ पर, और इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ एरोज टाइप के बने हुए हैं और ये एक बेसिक एरो है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया था। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि टॉप में अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स या इसको बॉटम में भी अल्फ़ाबेट्स कर सकते हैं, ये यूनिट्स हैं। इससे अल्फ़ाबेट्स मीनिंगफुली कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से फ्रेजेस बनते हैं और फ्रेजेस से क्लॉजेस बनते हैं, राइट, और क्लॉजेस से सेंटेंस बनते हैं। हम लोग क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 to 3 एंड 4 में। ठीक है, तो क्लॉजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और क्लासिफिकेशन में हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, फाइनली हम लोग का स्ट्रक्चर ये समझ करके आया था कि क्लॉजेस जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, राइट। किसी भी सेंटेंस में यदि 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस हैं तो 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि एक क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, स्टैंड अलोन क्लॉज होता है, और दूसरा सबऑर्डिनेट या मैट्रिक्स क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसा क्लॉज जो मीनिंग वाइज अपने आप में कंप्लीट हो, दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके मीनिंग के कंप्लीशन के लिए, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसलिए इसे स्टैंड अलोन क्लॉज भी कहते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ जो क्लॉज ये होता है वो ऐसा क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो डिपेंडेंट क्लॉज भी उसको कहते हैं, क्योंकि मीनिंग वाइज यद्यपि इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है लेकिन मीनिंग वाइज ये फुल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, और जब तक इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते नहीं है तब तक ये मीनिंग वाइज कंप्लीट नहीं होता और क्वेश्चन हमारे मन में रह जाता है कि तो क्या, राइट। तो इस सेंटेंस को हम, ऐसे क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जरा सा थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यहाँ सेंटेंस भी लिखा हुआ है। इसी के बेस पर हम लोगों ने सेंटेंस को 3 काइंड ऑफ क्लॉजेस में क्लासीफाई किया था, और इसमें एक हमने बताया था सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा हमने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्लॉज के बेस पर ही बताया था हम लोगों ने। क्या बताया था, इसकी फीचर्स क्या होती है? सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस। इसमें ऑल क्लॉजेस इंडिपेंडेंट, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस इन विच 1 क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है एंड अदर क्लॉजेस, और जो दूसरे क्लॉजेस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं? इस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का ये हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बेस पर क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये रिकैप कर लिया। यदि कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो नंबर 6 देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस पार्ट 2, यानी हम और क्लॉजेस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्लॉजेस का दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। इसको जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि क्लॉज का दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस होता है। क्लॉज को हम लोग पहले क्लासीफाई किए इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में उसका बेस था उसका मीनिंग का कंप्लीशन, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस।
अब दूसरा जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक क्लॉज होता है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसका क्या फंक्शन है, वो किस रूप में उस सेंटेंस में आया है, इसके आधार पर हम क्लॉजेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि क्लॉज एक सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, राइट, उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने फ्रेजेस में किया था कि एक फ्रेज था जिसमें नाउन हेडवर्ड होता, राइट, तो उसे नाउन फ्रेज बोल दिया, तो उसके हेडवर्ड की वजह से उसका नाम वहाँ पर फ्रेज पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्लॉजेस का नॉमेनक्लेचर किसी हेडवर्ड की वजह से नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि ये क्लॉज इस सेंटेंस में किस चीज़ का काम कर रहा है। अब किस चीज़ के काम करने के लिए आपको याद दिला दें, एक थोड़ा सा क्लू दे देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जी देखा जाए तो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन का कुछ काम होता है, प्रोनाउन का कुछ काम होता है, उसकी मीनिंग अलग होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबकी मीनिंग और सबका फंक्शन अलग अलग होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि कुछ क्लॉजेस क्या इसमें से कुछ मैच करते हैं इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आइए देखते हैं। इसके लिए आपके बोर्ड पर जहाँ 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हालांकि 3 सेंटेंस होने चाहिए, लेकिन मैं तीसरा सेंटेंस लिखूंगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि लेट्स एनालाइज। आइए हम लोग इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के पहले मैं फिर से बता दूं कि हम लोग क्लॉज का काइंड्स पढ़ रहे हैं और हम लोग इस क्लॉज का काइंड्स इस बेस पर करने जा रहे हैं कि वो क्लॉज सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, और वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्लॉजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉज को हम अलग करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। क्लॉज को अलग करने के लिए हम फाइनाइट वर्ब को लेते हैं। यहाँ पर एक ये मेक, मेड और दूसरा इज, राइट। ये फाइनाइट वर्ब है। इससे पूछे कि मेड दैट रिमार्क, हूएवर मेड दैट रिमार्क इज गिल्टी, जिसने भी वो रिमार्क दिया वो दोषी है, राइट। तो इसमें मेड से पूछिए कि किसने रिमार्क दिया, तो इसका आंसर आएगा जिसने भी दिया। किसने रिमार्क दिया, जिसने भी दिया, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट 1 है और ये फाइनाइट वर्ब 1 है, राइट। क्या दिया, ये रिमार्क दिया, राइट। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये जो पोर्शन है ये एक क्लॉज हो जा रहा है, जिसमें ये एक सब्जेक्ट है और ये एक प्रेडिकेट है। ये होता है एक क्लॉज। दिस इज क्लॉज नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा क्लॉज खोजते हैं, इज गिल्टी। इज गिल्टी, दोषी है। कौन दोषी है, कौन दोषी है, जिसने भी ये रिमार्क दिया वो दोषी है। तो हम ये देखते हैं कि इस गिल्टी का जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्लॉज इसका सब्जेक्ट बन के आ रहा है, राइट। इसका सब्जेक्ट ये बन के आ रहा है, राइट। Whoever made that remark is guilty। कैसे पता कि ये सब्जेक्ट बन करके आ रहा है? इसका मतलब यदि हम इसको 2 अलग अलग क्लॉजेस में डिवाइड कर दें तो ये दोनों क्लॉजेस क्या हो जाएंगे। सबसे पहला है whoever made that remark, ये एक क्लॉज हो जाएगा। और दूसरा क्लॉज हो जाएगा he और she is, ये ही सी छुपा हुआ है, गिल्टी। ही और सी इज गिल्टी। अब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इज का सब्जेक्ट है ही और शी, राइट। तो इसी तरह से ये इज गिल्टी का सब्जेक्ट, यानी हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे क्लॉज को हम ही या शी से रिप्लेस कर सकते हैं। और ही और शी एक प्रोनाउंस है, इसकी जगह हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। वो आदमी रमेश भी हो सकता है। whoever made that remark is guilty, इसका तीसरा हम ये लिख सकते हैं, रमेश इज गिल्टी। अभी देखना ये है कि ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे क्लॉज को हम एक ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से रिप्लेस कर, ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जो इसका, इस सब्जेक्ट का, इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्लॉज है ये इस फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर ये रमेश जैसे एक नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी फाइनाइट वर्ब का नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो अब चूंकि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, व्हेन हूएवर मेड दैट रिमार्क, ये पूरा का पूरा क्लॉज चूंकि इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और इस क्लॉज को स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि ये क्लॉज नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लॉज है, हूएवर मेड दैट रिमार्क, हूएवर मेड दैट रिमार्क, ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये क्लॉज इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब, और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। नाउ अभी आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर, कोई भी क्लॉज यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तभी वो नाउन का काम करेगा, और जब कोई क्लॉज नाउन का काम करेगा तो उसको नाउन क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ रहा है। तो मेरा उत्तर ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई क्लॉज किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट हो तभी वो नाउन क्लॉज हो सकता है। इसकी 5 क्राइटेरिया होती है नाउन क्लॉज की, राइट। यानी किसी क्लॉज को किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज होने के लिए, नाउन का काम करने के लिए 5 क्राइटेरियाज हैं। ये 5 क्राइटेरियाज हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन फंक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर फंक्शन जो है, ये क्लॉज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये नाउन का काम कर रहा है। इसलिए हम इस क्लॉज को क्या कहेंगे? हम इस पूरे के पूरे क्लॉज को बोल सकते हैं कि दिस क्लॉज इज़ अ नाउन क्लॉज। क्या है ये? दिस क्लॉज इज़ अ नाउन क्लॉज। It is a clause and it is functioning as noun because it is the subject of the finite verb। और इसमें खास तौर टेस्ट इसका ये होता है कि इसको हम किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा टेस्ट है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट काइंड ऑफ क्लॉज बेस्ड ऑन फंक्शन इज ए नाउन क्लॉज। अब जरा हम लोग ये दूसरा सेंटेंस एनालाइज करते हैं, और दूसरे सेंटेंस को एनालाइज करते समय हम वही काम करेंगे, इसके क्लॉज को अलग करेंगे। क्लॉज को अलग करने का स्टेप 1 क्या होता है कि सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को हम पकड़ते हैं, राइट। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। दैट इज द पर्सन हु इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी, हु इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी। दैट इज द पर्सन हु इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी। अब चूंकि 2 फाइनाइट वर्ब आया तो दोनों का सब्जेक्ट पहले निकालते हैं। हु इज द पर्सन, कौन है वो पर्सन? दैट इज द पर्सन, ये इसका सब्जेक्ट है, इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी इसको हम यहां से यहां तक इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया। दिस इज क्लॉज 1। हु इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी, जो एक पद्म भूषण अवॉर्डी है। तो कौन है पद्म भूषण अवॉर्डी? ये हु। यहाँ हु का अर्थ कौन नहीं है, यहाँ हु का अर्थ है जो, जिसके लिए भी आया है। और ये हु किसके लिए आया है? पर्सन के लिए आया है। इस पर्सन के लिए आया है जो एक पद्म भूषण अवॉर्डी हैं। कौन है पद्म भूषण अवॉर्डी? द पर्सन, वही पर्सन। इस पर्सन के लिए जो आया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये प्रोनाउन है, और ये द पर्सन के लिए आया है। और नाउन के बदले में, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के बदले में जो भी वर्ड आता है वो प्रोनाउन होता है। इसलिए हु यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ से लेकर के यदि हम देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अवॉर्डी तक, ये पूरा का पूरा क्लॉज 2 हो गया। क्लियर है? दैट इज द पर्सन, वही वो व्यक्ति हैं, हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, जो कि एक पद्म भूषण अवार्ड से विभूषित हैं। राइट? अब यहाँ पर देखिए क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट इज़ द पर्सन, यही वो पर्सन है। राइट? ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो पद्म भूषण अवॉर्डी है। अब जो एक पद्म भूषण अवॉर्डी है, यदि हम दूसरा क्लॉज को लेकर के देखते हैं तो इस दूसरे क्लॉज में पता चलता है, यदि हम इस क्लॉज को हटा दें कि हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, राइट, तो जो एक पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? यदि आपसे व्यक्ति कोई बोले कि जो एक पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, तो इसमें समझ में तो आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो पद्म भूषण अवॉर्डी है, लेकिन तो क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, ये प्रश्न आपके मन में रह जाएगा। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बाद भी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब हम इसको द पर्सन के साथ जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि यही वो पर्सन है जो पद्म भूषण अवॉर्डी है। राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लॉज है C2, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और C1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों में देखते हैं कि ये जो क्लॉज है हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, ये क्या काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, कोई भी व्यक्ति यदि पद्म भूषण अवॉर्डी है, उसको अवार्ड मिला हुआ है, तो ये उसका गुण है कि नहीं है? हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, ये उसकी क्वालिटी है। राइट? इसका मतलब C2 जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। C2 इज ए क्वालिफाइंग क्लॉज। ये क्वालिफाइंग क्लॉज क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति पद्म भूषण अवॉर्डी है, पद्म भूषण अवॉर्डी होना ये उसका गुण है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज किसी को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। और ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये इस द पर्सन की क्वालिटी बता रही है। जो द पर्सन है इसी की क्वालिफाई कर रहा है, ये द पर्सन नाउन को क्वालिफाई करता है। तो आपको याद होगा कि कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें उसे क्या बोलते हैं? याद करिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड या शब्द समूहों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? यस, विशेषता बताने वाले, आपने सही पकड़ा, उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। यानी ये जो क्लॉज 2 है ये इस पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की फ्रेज की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या कर रहा है? क्वालिफाइंग का काम कर रहा है किसी नाउन का। इसलिए ये क्या हो गया? दिस क्लॉज हैज़ बिकम एन, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे इसे हम? इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, सो इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। राइट? एक क्लासिफिकेशन नाउन क्लॉज था और यहाँ दूसरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। राइट? क्लियर है? हु इज़ अ पद्म भूषण अवॉर्डी, आप मीनिंग देखिए, मीनिंग से समझ में आएगा कि ये क्वालिफाई कर रहा है। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। पर्सन नाउन है, तो नाउन को जो भी क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। और चूंकि एडजेक्टिव है और चूंकि ये क्लॉज है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में जानते हैं। तो हमने ये सीखा कि किसी सेंटेंस में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्लॉज होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसलिए हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। यदि वो नाउन का काम करता है तो उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। राइट? और एक और तरह का क्लॉज है जो फंक्शन पर बेस्ड है, वो कौन सा क्लॉज है? वो क्लॉज है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको, तो हम इसे मिटा देते हैं। तीसरा सेंटेंस हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला सेंटेंस एनालाइज हो गया, दूसरा से तीसरा सेंटेंस एनालाइज करते हैं। तो तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, I went to the Rashtrapati Bhavan. I went to the Rashtrapati Bhavan when
आई वॉज इन दिल्ली, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। क्लियर है? तो जरा सा इसको ध्यान से देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें भी क्लॉजेस को निकालेंगे और क्लॉजेस को निकालने के लिए फाइनाइट वर्ब को अलग करेंगे। फाइनाइट वर्ब वेंट मतलब गया, ये फाइनाइट वर्ब 1 है, और आई वॉज इन दिल्ली यहाँ पर फाइनाइट वर्ब 2 है, और इन दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। हु वेंट, आई वेंट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो आई वेंट वेयर, टू द राष्ट्रपति भवन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया। दिस इज क्लॉज 1, जिसमें सब्जेक्ट हो गया आई और बाकी सब हो गया प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट 1, दिस इज क्लॉज 1। व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, वॉज इन दिल्ली, हु वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, ये सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा दूसरा क्लॉज हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रूप में, इसलिए दिस हैज बिकम क्लॉज 2। अब इसमें से आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन, ये जो क्लॉज है आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन, ये क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि मैं दिल्ली गया, जब मैं दिल्ली में था या नहीं था से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है कि मैं राष्ट्रपति भवन गया। जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, तो जब मैं दिल्ली में था तो क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, लेकिन मीनिंग अभी भी क्लियर नहीं है जब तक कि हम इसको इस क्लॉज से जोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? ये मैट्रिक्स क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसी का क्लासिफिकेशन होगा और हम देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, राइट? तो आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, राइट? अब जरा सा ये जो वेंट वर्ड है, इस पर 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर और व्हेन। इस पर हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। आई वेंट वेयर, आई वेंट वेयर, मैं कहाँ गया? तो इसका आंसर आएगा टू द राष्ट्रपति भवन। आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन, ये वेयर का आंसर आ गया टू द राष्ट्रपति भवन। कब गया? कब गया? वेंट व्हेन, ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब है, कि कहाँ गया? टू द राष्ट्रपति भवन। और कब गया? व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। अब जरा से इसको इन दोनों ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को एनालाइज करते हैं। टू द राष्ट्रपति भवन में क्या कोई वर्ब है? नहीं है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड होने के साथ साथ ये क्लॉज नहीं है। इट्स नॉट ए क्लॉज, नॉट ए क्लॉज। तो क्या है? इट्स अ फ्रेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज के बारे में, इसलिए हम इसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें क्लॉज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो वेयर लिखते हैं, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ये है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। व्हेन ये क्लॉज है ना, अभी तो लिखा ना, व्हेन आई वाज इन दिल्ली इज ए क्लॉज नंबर 2, इट्स ए क्लॉज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो कब गया? गया को क्वालिफाई कर रहा है, वेंट यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, राइट, किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे, तो उसे हम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं? याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं बता देता हूँ। कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यदि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इट इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, मॉडिफाइंग द वर्ब वेंट। ये वेंट जो वर्ब है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। और जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब।
और चूंकि ये क्लॉज है इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज, राइट, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो एडवर्ब होता है वो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। एडवर्ब मॉडिफाइज an adjective, a verb or another adverb. एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव वर्ड दिया होगा उसको मॉडिफाई कर, जैसे गुड, गुड के पहले वेरी लगा दो, वेरी गुड, राइट, तो वो वेरी एडवर्ब हो गया। और वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वर्ब का आंसर क्या है, वर्ब से पूछो व्हेन, वेयर, हाउ, उसका जो आंसर मिले वो मॉडिफाइंग होगा उस वर्ब का। तो यहाँ पर इस वर्ब का व्हेन क्वेश्चन पूछने से बता रहा है ये आंसर, तो इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लॉज है, तो क्लॉज होने की वजह से मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम एडवर्ब क्लॉज बोल रहे हैं। और तीसरा जो एडवर्ब क्लॉज है वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी, राइट, मॉडिफाई करता है। जैसे स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, और इसमें वेरी लगा दिया, वेरी स्ट्रिक्टली, तो ये स्ट्रिक्टली खुद ही एडवर्ब है, और इसके पहले इसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो ये एडवर्ब है जो इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब हो गया, राइट। तो एडवर्ब का मतलब होता है एड प्लस वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब, तीनों में से किसी एक को या तीनों को मॉडिफाई करे वो होता है एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम लोग फाइनल करते हैं, फटाफट इसको फाइनल करते हैं, राइट। इन 3 एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस that functions as a clause and specifically that functions as a subordinate clause can be of 3 kinds that depends upon the function that group of words is performing, right, that clause is performing. If a clause is performing the function of noun, then it is a noun clause. If a clause is performing the function of an adjective, that is, it is qualifying a noun or a pronoun, then it is an adjective clause. And if a group clause is performing the function of an adverb, that is, it is modifying either an adjective or a verb or another adverb, then it is called an adverb clause. Adverb clause, right? I think मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि सर कैसे पता करेंगे कि नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ यूज़ होता है सेंटेंस में। तो हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं फाइनली कि क्लॉज का हम लोगों ने एक क्वालिफिकेशन किया था, वो याद है आपको कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा था डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लासिफिकेशन अलग था, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था किस पर, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पर, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है बेस्ड ऑन फंक्शन, वो क्लॉज सेंटेंस में जो काम कर रहा है, राइट, वेरी फाइन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम, एंड आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। सो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि नाउन क्लॉज सेंटेंस में किस किस फॉर्म में यूज़ होता है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।